दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको गंगा मैदान समझाने वाला हूं, यानी कि गंगा मैदान क्या है और उसका विभाजन आप किस तरीके से याद रख सकते हो, ये मैं आपको बताने वाला हूं। ये वो टॉपिक है जिसके अंदर बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है और वो ठीक तरीके से स्थिति समझ नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको आसान लैंग्वेज में बताऊंगा कि गंगा मैदान आप किस तरीके से याद रख सकते हो। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि गंगा मैदान है क्या। दोस्तों अगर आप भारत के भौगोलिक इतिहास को देखोगे तो जैसा कि आपको पता है कि एक टाइम पे भारतीय उपमहाद्वीप की जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराई थी। उसकी वजह से एक तरफ नई हिमालय श्रृंखला का निर्माण हो गया था। जैसा कि आपको पता है कि प्लेट टकराएगी तो धरती जो है वो थोड़ी सी ऊपर तो जाएगी और उसके जाने की वजह से ही जो आगे वाली हिमालय श्रृंखला है उसका निर्माण हो गया था। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और हुई थी। जब ये प्लेट टकराई थी तो हिमालय के आगे वाले क्षेत्र की जो ज़मीन थी वो थोड़ी सी धंस गई थी। धंसने का मतलब है कि वहाँ पे एक तरीके का गड्ढा तैयार हो गया था जिसको आप अग्रगर्त भी कहते हो या फिर फॉर डीप भी कहते हो, यानी कि ज़मीन का कुछ हिस्सा काफ़ी नीचे तक धंस गया था। उस गड्ढे की वजह से एक पूरी ढाल तैयार हो गई थी कि एक तरफ तो हिमालय पर्वत है और एक तरफ गड्ढा है, तो एक पूरी ढाल तैयार हो जाएगी। अब जैसा कि आपको पता है कि गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड से चलती हुई आती है। उत्तराखंड से वो चलती हुई आती है तो जाहिर सी बात है ढाल को फॉलो करेगी। ढाल को फॉलो करेगी तो बीच में गड्ढा भी पड़ेगा। तो गंगा जो भी अपने साथ अवसाद, मिट्टी, बालू, रेत लेके आई वो सारा कहाँ आके जमा हुआ? इस गड्ढे के अंदर जमा हुआ और उसने इस पूरे गड्ढे को भर दिया और समतल जमीन तैयार कर दी। उस समतल जमीन को ही आप मैदान के नाम से जानते हो, गंगा के मैदान के नाम से जानते हो। अब जाहिर सी बात है कि सारा गाद, सारी बालू, सारी मिट्टी एक जगह तो जमा होगी नहीं। ये मिट्टी आगे तक फैलती हुई चली गई, यानी कि लगभग दिल्ली के इलाके से लेके उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, जहाँ जहाँ गंगा जाती है वहाँ वहाँ ये अपनी मिट्टी साथ लेके गई और पूरा समतल मैदान तैयार कर दिया। और उसी मैदान को आप गंगा का मैदान कहते हो। इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि सिर्फ गंगा नदी यहाँ से नहीं गुजरी है, यमुना भी गुजरी है, गंडक भी गुजरी है, कोसी भी गुजरी है और सोन नदी भी गुजरी है। तो इन सभी नदियों ने आके अपनी अपनी जगहों पे मिट्टी डाली है और पूरे मैदान का निर्माण हुआ है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि वो मिट्टी कौन सी है तो आप क्या बोलोगे? जलोढ़ मिट्टी है। वो मिट्टी जो जल के साथ बह के आती है उसे ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो गंगा के मैदान में आपको क्या मिलेगा? जलोढ़ मिट्टी मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ आपका निर्माण पूरा हो जाता है। आई होप आपको निर्माण समझ में आ गया हो। अब हम बात करें गंगा मैदान के विभाजन के बारे में, तो देखो इसका विभाजन कई आधारों पर किया जा सकता है, जिसमें से दो मुख्य आधार हैं। एक है घाटी के आधार पर, मतलब गंगा नदी की घाटी के आधार पर, और दूसरा है प्रादेशिक आधार पर। तो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। अगर आप घाटी के आधार की बात करोगे तो गंगा नदी चूंकि उत्तर भारत से बहती हुई आ रही है, मध्य भारत को क्रॉस कर रही है और पूर्व भारत की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब पूरी एक घाटी तैयार करती हुई जाएगी। और घाटी के आधार पर आप इसे 3 भागों में विभाजित कर सकते हो। सबसे पहले आता है ऊपरी गंगा मैदान, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर फैला हुआ है, जहां से गंगा मैदान की शुरुआत होती है। आप इस बात को समझो कि इसको ऊपरी गंगा मैदान इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे पहाड़ करीब है। मतलब अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको उत्तराखंड नजर आएगा, पंजाब भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे पहाड़ है। पहाड़ होने की वजह से ही इसको ऊपरी गंगा मैदान कहा गया है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पता है कि यहाँ से गंगा नदी भी बह के आती है और यमुना भी बह के आती है। तो ये जो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ये गंगा और यमुना के बीच में दोआब रखता है। अब दोआब क्या होता है? दोआब वो होता है कि दो नदियों के बीच की जगह। तो ये पूरा एरिया जो है दोआब कहलाएगा, गंगा और यमुना का दोआब। जहाँ पे दोआब होता है वो एरिया बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। जाहिर सी बात है दो दो नदियाँ निकल रही हैं तो उपजाऊ एरिया तो होगा ही। इस पूरे ऊपरी गंगा मैदान का क्षेत्रफल लगभग 2,63,100 वर्ग किलोमीटर है। मिट्टी की यहाँ की मिट्टी की बात करोगे तो ये गहरी जलोढ़ मिट्टी यहाँ पाई जाती है। कृषि की बात करोगे तो यहाँ पे गेहूँ, चावल, गन्ना और दलहन की खेती बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उपजाऊ मिट्टी है। और प्रमुख शहरों की आप बात करोगे तो कानपुर, लखनऊ, मेरठ, आगरा, दिल्ली और गाज़ियाबाद जैसे शहर जो हैं वो ऊपरी गंगा मैदान में ही मौजूद हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इस मैदान की कि यहाँ पे एक नहर प्रणाली चलती है जिसको आप ऊपरी गंगा नहर के नाम से जानते हो, जो लगभग 340 किलोमीटर लंबी है। ये जो नहर है हरिद्वार से निकलती है और मेरठ, गाज़ियाबाद और कानपुर जैसे शहरों के अंदर सिंचाई के लिए काम आती है। तो ऊपरी गंगा मैदान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इसे आपको याद रखना है। इसके बाद घाटी के आधार पर जो दूसरा हिस्सा है वो है मध्य गंगा मैदान। ये जो हिस्सा है मुख्यतः पूर्वी यूपी और बिहार के अंदर फैला हुआ। ये जो आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार नजर आ रहा है ये इसी मैदान का हिस्सा है। ध्यान देने वाली बात है कि इसका निर्माण सिर्फ गंगा नदी से नहीं हुआ है बल्कि गंडक, घाघरा और कोसी नदी से भी हुआ है। मतलब इन्होंने भी अपनी मिट्टी यहाँ लाके डाली है, तो इससे इस पूरे मैदान का निर्माण हुआ है। इसे आपको याद रखना है। अब चूंकि चार चार नदियां यहाँ पे आके बालू और मिट्टी डालती हैं तो यहाँ पे कभी कभी टीले भी बन जाते हैं, बालू के टीले, जिन्हें धूस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि गंगा मैदान के कौन से हिस्से के अंदर बालू के टीले या धूस पाए जाते हैं, तो आप क्या लिखोगे? मध्य गंगा मैदान। इस बात को याद रखना। एक विशेष बात यह है कि ये जो मध्य गंगा मैदान है यहाँ पे बाढ़ आती रहती है। मतलब ये पूरा एरिया जो है बाढ़ ग्रसित है, क्योंकि यहाँ पे कोसी नदी है और गंडक नदी है जो अपना रास्ता बार बार बदलती है। स्पेशली कोसी की बात करोगे तो वो बार बार बदलती है और बिहार में बाढ़ आ जाती है। बिहार के शोक के नाम से वो जानी जाती है। तो इसे आपको याद रखना है। एक खास बात और है इस मैदान की कि इस पूरे मैदान में, इस मध्य गंगा मैदान में आपको झीलें बहुत ज़्यादा मिलेंगी। गोखुर झीलें। गोखुर झील कुछ इस तरीके से होती है जो अपनी नदी से अलग हो जाती है, गाय के पैर जैसी होती है। तो इसे आपको याद रखना है। यहाँ के प्रमुख स्थानों की बात की जाए तो पटना, बोधगया, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर और सारनाथ जैसी जगह जो है वो इसी मध्य गंगा मैदान के अंदर पाई जाती है। बात करें उद्योगों की तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के उद्योग हैं, जैसे कपड़ा, चीनी और चमड़ा उद्योग, और ये भारत की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। तो इस मध्य गंगा मैदान को तो आपको अलग से याद रखना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो ऊपरी गंगा मैदान हो जाता है, वहाँ पे नहर प्रणाली है। मध्य गंगा मैदान हो जाता है, यहाँ पे उद्योग है। बात करते हैं तीसरे हिस्से की, जो कि निम्न गंगा मैदान कहलाता है। ये जो निम्न गंगा मैदान है ये स्पेशली आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, जो कि बंगाल की खाड़ी के काफ़ी करीब है, और साथ ही साथ इसका कुछ हिस्सा आपको बांग्लादेश में भी देखने को मिलता है। इस मैदान की खास बात यह है कि यहाँ पे डेल्टाई क्षेत्र पाया जाता है। जाहिर सी बात है, सुंदरबन डेल्टा यहाँ पाया जाता है। जहाँ पे डेल्टा होता है वहाँ पे नदी जो है वो वितरिकाओं में टूटती है। हुगली नदी के बारे में तो आपको पता ही है कि हुगली में टूटती है। इसके अलावा डेल्टा के करीब ये और भी शाखाओं के अंदर टूट जाती है, मतलब वितरिकाओं में टूट जाती है। अब चूंकि इस हिस्से के अंदर गंगा नदी भी है, आगे जाके ये पद्मा नदी बन जाती है, ब्रह्मपुत्र भी यहीं आती है। इसके अलावा गंगा की एक फीडर नहर भी यहाँ पे बहती है। तो यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल के अंदर चावल और जूट की खेती बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे चावल होगा। इस बात को आपको याद रखना है। जलवायु की बात करोगे तो यहाँ की जलवायु आर्द्र है और मानसूनी है। यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है और उसी वजह से यहाँ पे बरसात भी बहुत होती है। बगल में बंगाल की खाड़ी है तो बरसात तो यहाँ पे होती ही रहती है। इसे आपको याद रखना है। तो इस वजह से इस पूरी जगह पे पानी की कोई कमी नहीं है। तो निम्न गंगा मैदान भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। तो घाटी के आधार पर आप तीन तरीके से विभाजित कर सकते हो गंगा मैदान को। एक है ऊपरी गंगा मैदान, एक है मध्य गंगा मैदान और एक है निम्न गंगा मैदान। और मैंने आपको इसकी विशेषताएं भी बता दी है, क्योंकि इनसे सवाल बन सकता है। दूसरा जो आधार है गंगा मैदान को विभाजित करने का वो है प्रादेशिक आधार पर। मतलब प्रादेशिक आधार पे भी विभाजन इसका हो सकता है। अब जो गंगा मैदान है वो मुख्यतः तीन प्रदेशों के अंदर फैला हुआ है। एक है उत्तर प्रदेश, एक है बिहार और एक है पश्चिम बंगाल। तो बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में गंगा का जो मैदान है उसको दो हिस्सों में बांटा गया है। जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है उसको रुहेलखंड का मैदान कहा गया है, और जो पूर्वी हिस्सा है उसको अवध का मैदान कहा गया है। इस बात को समझो कि बहुत से ऐतिहासिक अंतर हैं इन दोनों जगहों के अंदर, इस वजह से इसको बांटा गया है। अगर आप रुहेलखंड की बात करोगे तो यहाँ पे रोहिल्ला पठानों का प्रभाव ज़्यादा रहा है। वहीं अगर आप अवध की बात करोगे तो वहाँ पे अवध के नवाब रहे हैं। तो थोड़ा बहुत रीति रिवाजों का अंतर रहा है। इसके अलावा यहाँ की मिट्टी जो है, दोनों जगहों की जो मिट्टी है वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा चेंज पाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि अवध के मैदान में कभी कभी बाढ़ आती रहती है। बाढ़ आने की वजह से नई मिट्टी आती रहती है। इस वजह से मिट्टी के अंदर थोड़ा बहुत फर्क आता रहता है। तो जो पश्चिमी हिस्सा है वो रुहेलखंड का मैदान कहलाएगा और पूर्वी हिस्सा है वो अवध का मैदान कहलाएगा। अच्छा, पश्चिमी हिस्से में जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है? यमुना नदी है। याद रखना, यमुना नदी है। गंगा तो है ही, गंगा तो मेन है, लेकिन उसके अलावा यमुना नदी है, जो सहायक नदी है वो यमुना है। वहीं जो पूर्व का हिस्सा है अवध का मैदान है, यहाँ पे मेन नदी कौन सी है? प्रमुख नदी घाघरा नदी है। याद रखना, घाघरा। तो रुहेलखंड के अंदर यमुना
और अवध के मैदान में घाघरा। बात करें बिहार की, तो बिहार में गंगा मैदान को 4 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। बिहार के कुछ इस तरीके से आप 4 हिस्से कर सकते हो, एक पूरा प्लस बना सकते हो। पश्चिमी हिस्से की बात करोगे तो 2 हिस्से आपको नजर आएंगे। ऊपर का जो हिस्सा है उसको मिथिला का मैदान कहते हैं और नीचे का जो हिस्सा है उसको मगध का मैदान कहते हैं। ध्यान से समझ लो, ऊपर का हिस्सा मिथिला का मैदान, नीचे का हिस्सा मगध का मैदान। जो मिथिला का मैदान है वो गंडक नदी और कोसी नदी से घिरा हुआ है। इस बात को समझ लो कि आपको पता है बीच से कोसी आती है बिहार के अंदर, नेपाल से आती है, आपको मालूम है। तो कोसी और गंडक के बीच में कौन सा मैदान हो जाता है? मिथिला। और नीचे कौन सा है? मगध का। बात करोगे पूर्वी हिस्से की, तो पूर्वी हिस्से में ऊपर का जो मैदान है वो कोसी मैदान कहलाता है। ध्यान से समझ लो कि कोसी के इस तरफ वाला हिस्सा है तो जाहिर सी बात है कोसी मैदान कहलाएगा, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो अंग मैदान कहलाता है। तो इसका मतलब पूरे बिहार में 4 हिस्से हो गए, मिथिला, मगध, कोसी, अंग। मिथिला, मगध, कोसी, अंग, 4 हिस्से हो जाते हैं। याद रखना, यहाँ पे गंगा के मैदान के ही टुकड़े हो रहे हैं लेकिन प्रदेश के आधार पर। उत्तर प्रदेश में 2 थे, बिहार में 4 हो गए। अब आखिर में बचता है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में एक ही मैदान है जिसको आप कहते हो राहा का मैदान। राहा के मैदान का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस है। तो टोटल आपको कितने याद रखने प्रदेश के आधार पर? 7 रखने। 2 उत्तर प्रदेश, 4 आपको बिहार और 1 पश्चिम बंगाल। याद रह जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। घाटी के आधार पर 3 तरीके से बांटा है। कौन कौन सा? ऊपरी, मध्य और निम्न। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर आप नक्शे से याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको एग्जाम में नक्शा याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको कुछ इस तरीके से चार्ट बना के दे देता हूँ। अगर आप इस चार्ट को ठीक से देखोगे तो आपको ईजिली उत्तर बनाना आ जाएगा। भाई अगर बात करेंगे घाटी के आधार पर तो 3 तरीके से हो जाते हैं। 3 में सबसे पहला है ऊपरी। ऊपरी के अंदर है नहर प्रणाली। उसके बाद आता है मध्य। मध्य का पूरा हिस्सा जो है बाढ़ ग्रसित होता है, उद्योग भी हैं इसके अंदर, चमड़ा, चीनी, तो ये आपको याद रह जाएगा। इसके बाद आता है निम्न मैदान, जहाँ पे आपके डेल्टा क्षेत्र पाए जाते हैं, जहाँ पे पूरा पश्चिम बंगाल पाया जाता है। तो ये हो जाता है घाटी के आधार पे। प्रदेश की बात करोगे तो एक है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटा है, एक है रुहेलखंड का मैदान और एक है अवध का मैदान। इसके बाद बिहार की बात करोगे तो बिहार को 4 हिस्से में बांटा है। पश्चिम में मिथिला का मैदान और मगध का मैदान, और पूर्व के अंदर कोसी मैदान और अंग मैदान, और आखिर में अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करोगे तो यहाँ पे है राहा का मैदान। तो अगर आप ये चार्ट भी याद कर लेते हो तो भी आप इजीली उत्तर बना दोगे। तो बताओ, इसके अंदर कोई दिक्कत है? नक्शे से याद करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, चार्ट से याद करते हो तो और भी अच्छी बात है। कैसे भी याद करो, अपना आंसर बना के आना। तो दोस्तों, ये हो जाता है गंगा का मैदान। आई होप आपको समझ में आया होगा और पूरा याद भी हो गया होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।